अब एनटीए हर बार लास्ट ईयर के क्वेश्चन से 20% तो पूछता ही है, तो हमने इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के जून के पीवाईक्यू को लिया है और ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग एप्टीट्यूड को कवर करने की कोशिश की है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं सान्या आपका संज्ञान में स्वागत करती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What are the various silent features of formative evolution? A. It provides feedback to the teacher to use teaching strategy according to the needs of the learner. B. It helps learners to actively and continuously engage in learning. C. It helps in enhancing the learning ability of the learner. D. It contributes to the overall grading and certification of the learner. It sum up how a student has learned over a period of time. So, formative learning, formative evolution. What is a formative evolution? So, it is also known as internal evaluation. It is done during the program before it completion. This evaluation provides the student with feedback regarding his or her success, and then formative evaluation provide information for making instruction and remedies more effective. निर्मात्मक मूल्यांकन जो है वो शिक्षार्थियों की अधिगम क्षमता बढ़ाने में मदद करता है और यह शिक्षार्थियों को अधिगम में सक्रिय और सतत रूप से संलग्न करने में सहायता करता है। यह शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षक रणनीतियों के प्रयोग के लिए अध्यापकों की प्रतिपुष्टि भी करता है। तो इसका हो जाएगा सी, हो जाएगा ए, बी और सी। अब नेक्स्ट देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, कि निम्नलिखित में से कौन समावेशी अधिगम वातावरण का एक उदाहरण है। कि ए है कि एक कक्षा जहाँ विद्यार्थियों से नियमों और विनियमों के कठोर सेट का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। बी है कि एक कक्षा जहां केवल कुछ जातीयता के विद्यार्थियों को कक्षा चर्चा में भागीदारी की अनुमति प्रदान की जाती है। सी है कि यहाँ एक कक्षा जहाँ विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने अध्यापक के प्राधिकार को चुनौती देने से हतोत्साहित किया जाता है। और डी है कि एक कक्षा जहाँ सभी विद्यार्थियों को अपने विशिष्ट अनुभवों और दृष्टिकोण को साझा करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। तो समावेशी शिक्षा क्या है कि समावेशी शिक्षा वह होता है कि जहाँ पर सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करते हैं, अनेकता में एकता को बढ़ावा देते हैं। इसमें जाति, लिंग, अक्षमता, चिकित्सा या अन्य आवश्यकताओं के बावजूद सभी छात्रों को इसमें शामिल किया जाता है और छात्रों को उनकी प्रतिभा, प्रदर्शन आदि के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया जाता है। तो समावेशी शिक्षा क्या होता है, जो उसका वातावरण का एक उदाहरण है, वो हो जाएगा डी, कि एक कक्षा जहाँ सभी विद्यार्थियों को अपने विशिष्ट अनुभव और दृष्टिकोण को साझा करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। डी हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ टीचिंग इन्वॉल्व द हाईएस्ट ऑर्डर थिंकिंग स्किल। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, ऑल लेवल इन्वॉल्व सिमिलर थिंकिंग स्किल। कि शिक्षण के निम्नलिखित स्तरों में से किसमें उच्चतम चिंतन कौशल क्रम समावेश होता है। अब उच्चतर चिंतन कौशल क्रम किसमें होता है, तो मेमोरी लेवल में तो नहीं होगा। इसका हो जाएगा रिफ्लेक्टिव लेवल। क्यों? क्योंकि जो चिंतन और विमर्शी स्तर है, इसका जो रिफ्लेक्टिव लेवल है, यह शिक्षण का एक उच्चतम स्तर है। इसमें स्मृति स्तर और ग्रहण शक्ति दोनों इसके आधार हैं। यह शिक्षण का समस्या केंद्रित दृष्टिकोण है। यह स्तर विचारशील स्तर की शक्ति को विकसित करता है ताकि शिक्षार्थी तर्क व कल्पना के द्वारा सफल और सुखी जीवन की समस्याओं का समाधान कर सके। तो इसका हो जाएगा सी, रिफ्लेक्टिव लेवल।
नेक्स्ट देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट ऑफ कोलाबरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। ए है इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल, बी इज डिक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, increase motivation, D more opportunity for personal feedback, E enhance problem solving abilities। तो निम्नलिखित में से कौन सहयोगात्मक अधिगम वातावरण के लाभ है। अब सहयोगात्मक अधिगम क्या होता है कि जब इसमें छात्रों का एक समूह या दो से अधिक समूह जब परियोजनाओं या असाइनमेंट आदि का उपयोग करके कुछ सीखने का प्रयास करता है तो सहयोगात्मक अधिगम एक सामाजिक वातावरण में होता है और जहाँ पर शिक्षार्थी एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। तो सहयोगात्मक अधिगम के जो लाभ हैं वह है कि इसमें इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल, इंक्रीज मोटिवेशन, more opportunity for personal feedback and enhance problem solving ability। तो इसका हो जाएगा ए, इसका हो जाएगा ए ACDE, बी नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, ACDE। अब नेक्स्ट है कि द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया ऑल्सो एडर्स टू, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग में निम्नलिखित भी था। तो ये हो जाएगा इसका हो जाएगा सी, द थ्री लैंग्वेज फार्मूला। तथा थ्री लैंग्वेज फार्मूला क्या है कि भारतीय शिक्षा आयोग ने 1964 से लेके 1966 द्वारा त्रिभाषा सूत्र का सुझाव दिया था, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा आयोग और जिसे कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है, यह सूत्र 1968 के राष्ट्रीय नीति संकल्प में प्रतिपादित है और इसका गठन 14 जुलाई 1964 में दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में किया गया था। तो जो पहली भाषा थी वो तो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी और जो दूसरी भाषा थी उसमें हिंदी भाषी राज्यों से अन्य आधुनिक भारतीय भाषाएं या अंग्रेजी होगी। और जो त्रिभाषा फार्मूला है उसमें क्या है कि हिंदी भाषी राज्यों में यह अंग्रेजी या आधुनिक भारतीय भाषा होगी। तो इसका हो जाएगा सी, त्रिभाषा फार्मूला। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इन द मेजर एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन लर्निंग ओवर ऑफलाइन लर्निंग। लिमिटेड एक्सेस, फ्लेक्सिबिलिटी, हाई कॉस्ट, इंटरएक्टिविटी। सो निम्नलिखित में से ऑफलाइन अधिगम की तुलना में ऑनलाइन अधिगम का प्रमुख लाभ कौन सा है। तो ऑनलाइन अधिगम का लाभ क्या है कि आप इसको किसी भी समय कभी भी देख सकते हैं और इसमें आपके आने जाने का टाइम भी बचता है। तो इसका हो जाएगा कि फ्लेक्सिबिलिटी, कि ऑनलाइन शिक्षण जो ई लर्निंग है यह वर्चुअल लर्निंग के नाम से जाना जाता है और ऑनलाइन शिक्षण एक शिक्षण की एक प्रक्रिया है जहां बच्चे सीखते हैं और शिक्षक कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज़ करता है। तो हो जाएगा फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, बी। नेक्स्ट देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इफ़ेक्टिव टीचिंग। अब इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या होना चाहिए। तो कि जब प्रभावी शिक्षण करना है तो शिक्षक के व्यवहार में और विषय का उत्कृष्ट ज्ञान होना चाहिए और विद्यार्थियों को जोड़ने की क्षमता होनी चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी, डी और ई। अच्छा संप्रेषण कौशल, विषय का उत्कृष्ट ज्ञान और विद्यार्थियों से जुड़ने की क्षमता। अगर एक प्रभावी शिक्षण करना है तो क्या हो जाएगा, गुड कम्युनिकेशन स्किल, excellent subject knowledge and ability to connect with student। Which assessment will be given to learner during the course of instruction rather than after it is completed।
So diagnosis assessment, formative assessment, summative assessment और placement assessment. So निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन शिक्षण की अवधि में प्रदत्त किया जाएगा, न कि उसके पूर्ण होने में. So placement assessment. So placement assessment, it determines the knowledge and skill the student, and evolution and entry behavior is done just before teaching start. A teacher should know the previous knowledge of student. तो प्लेसमेंट असेसमेंट तो नहीं होगा, इसका हो जाएगा समेटिव असेसमेंट, लास्ट में किया जाता है. और जो फॉर्मेटिव असेसमेंट हो जाएगा इसका रचनात्मक मूल्यांकन. रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है कि जब ये शिक्षण प्रक्रिया के दौरान या सीखने की क्रिया या प्रतिक्रिया हेतु जानकारी प्रदान करता है, और रचनात्मक मूल्यांकन छात्रों की प्रगति को मापता है. रचनात्मक मूल्यांकन को शिक्षण की अवधि में ही किया जाता है. जब शिक्षण की अवधि में किया जाता है तो इसका हो जाएगा बी, formative evaluation. It is known as internal evaluation. It is done during the program before its completion. This evaluation provides the student with feedback regarding his or her success. ठीक. अब नेक्स्ट देखते हैं कि which of the following are the requirement of good teaching. A. Responsive human environment to foster exploration. B. Appropriate responsive to the child and the group. C. Knowledge of subject matter. D. Maintain interpersonal relationship. E. Strict adherence to a rigid teaching plan. So, एक उत्तम शिक्षण क्या होता है? एक उत्तम शिक्षण का जो मतलब है कि कक्षा में अपना व्याख्यान देना ही नहीं होता है और सीखना होता है कि उससे हम बच्चे को कुछ सिखा सकें, स्टूडेंट को कुछ सिखा सकें. जब शिक्षण बहुत प्रभावी होता है और छात्र सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं तो होता है उत्तम शिक्षण. और उत्तम शिक्षण की क्या विशेषताएं होती है या आवश्यकताएं क्या होती है कि अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रति संवेदी मानवीय वातावरण होना चाहिए और विषयगत मामलों का ज्ञान होना चाहिए. अंतर्व्यक्ति संबंध बनाए रखना चाहिए और ये लास्ट वाला नहीं होगा क्योंकि स्ट्रिक्ट नहीं रहना चाहिए. ई तो नहीं होगा, तो इसका हो जाएगा ए, बी, सी और डी. ऑप्शन नंबर बी. अब इसको देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनोवेटिव अप्रोच टू इवोल्यूशन सिस्टम. मूल्यांकन प्रणाली के नवाचारी उपागम का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा होगा. तो इसका हो जाएगा बी, हो जाएगा इसका पीर इवोल्यूशन. कि इसमें इस मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है उसमें छात्रों को उनके स्वयं के काम को समझने में मदद मिलती है और उसको प्रतिपुष्टि देने और प्राप्त करने के माध्यम से उनमें वो सुधार कर सकता है. मतलब पीर रिवोल्यूशन में क्या करेंगे, हम अपना खुद का रिवोल्यूशन करेंगे कि हमें इसमें क्या क्या करें ताकि हम उस चीज़ को ठीक कर सकें. प्रतिपुष्टि करने और उसके माध्यम से हम उसमें कैसे सुधार कर सकते हैं वो इसमें देख सकते हैं. कौन से में? इवोल्यूशन सिस्टम, नवाचारी उपागम में. अब नेक्स्ट देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑफ टू लर्निंग. अधिगम के मानवतावादी उपागम निम्नलिखित में से कौन से हैं. इट एम्फसाइज ऑन सेल्फ मोटिवेशन फॉर बेटर लर्निंग. बी है इट एम्फसाइज इज ऑन लर्निंग ऑफ द हायर लेवल. इट फोस्टर curiosity. It increase learner become effective when it is need based. And E है it believe that learning become effective when it is need based. तो ये क्या हो जाएगा कि अधिगम के मानवतावादी उपागम क्या होगा कि जब
इसमें हम ये देखेंगे कि यह बेहतर अधिगम हेतु आत्म प्रेरणा पर बल देता है और इसका इसका बल उच्चतर स्तर के अधिगम पर है। सॉरी, यह जिज्ञासा को प्रोत्साहित करता है और यह अधिगमकर्ता को अभिक्रियाशीलता को बढ़ाता है। और इसका मानना है कि अधिगम तब प्रभावी हो जाता है जब आवश्यकता आधारित होता है। तो इसका हो जाएगा सी, हो जाएगा इसका कि ए, बी, सी और डी और ई, इसका पांचों ही हो जाएगा, क्योंकि यह बेहतर अधिगम को आत्मरण पर बल देता है और इसका बल है कि उच्चतम स्तर के अधिगम पर हो, और यह जिज्ञासा को भी प्रोत्साहित करता है, यह अधिगमकर्ता की अभिक्रियाशीलता को भी बढ़ाता है, और जब आवश्यकता बेस हो जाएगा अधिगम तो वह और अधिक प्रभावी हो जाएगा। यह भी है, तो इसका हो जाएगा ए, बी, सी, डी, ई, सारे ऑप्शन हो जाएंगे इसके। ठीक, लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वेज टू इंक्रीज मोटिवेशनल क्लाइमेट इन द क्लास? कि कक्षा में अभिप्रेरणात्मक वातावरण में अभिवृद्धि के उपाय कौन कौन से हैं? कि आप कक्षा में अभिवृद्धि कैसे करेंगे, मोटिव कैसे करेंगे क्लाइमेट को? तो क्या होगा कि यूज अ वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी टू मेंटेन स्टूडेंट इंटरेस्ट, give student opportunity to share their experience and learning with each other। सी है कि कक्षा में व्यंग और श्रेष्ठ प्रदर्शित करने की अनुमति देना, और डी है कि विश्वास एवं सहयोग पर आधारित कक्षा के वातावरण को प्रोत्साहन देना। अब हम कक्षा में अभिप्रेरणात्मक वातावरण में अभिवृद्धि या उसको कैसे बढ़ा सकते हैं? तो हम क्या करेंगे कि विद्यार्थी की जो अभिरुचि बनाए रखने के लिए हम निर्देशात्मक रणनीतियों का प्रयोग करेंगे, और फिर हम विद्यार्थियों को एक दूसरे के साथ अपने अनुभव और अधिगम को साझा करेंगे, और डी है कि हम विश्वास एवं सहयोग पर आधारित कक्षा के वातावरण को प्रोत्साहित करेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ कमेंट एंड शेयर। आपको ये क्लास अच्छी लगी प्लीज़ बताइए।